साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 2 का मध्य प्रदेश एवं भारतीय इतिहास। तो हिस्ट्री के किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के बारे में आपको हम कुछ जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा प्रश्न इस बार जो आने वाले हैं वो आपके इतिहास से ही आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का जो भी लास्ट एग्जाम हुआ है, साथ ही साथ में जो यूपी पीसीएस का जो लास्ट एग्जाम हुआ है, उन सभी एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न जो हैं वो इतिहास से ही पूछे गए हैं। तो एज कंपेयर हम करते हैं एमपीपीएससी को, तो एमपीपीएससी जो है वो यूपी पीसीएस और यूपीएससी को ही फॉलो करता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रश्न जो हैं इस बार आपकी परीक्षा में इतिहास के ही देखने को मिलने वाले हैं। तो इतिहास के किस तरह के प्रश्न होंगे, क्या लेवल होगा इतिहास के प्रश्नों का, वो आपको हम डेली प्रैक्टिस सेट में लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। और आपको क्या करना है, आपको पता है ना, 1 से लेकर के 10 तक आपको नंबर डाल लेने हैं। ठीक है, जितना भी आपका क्वेश्चन सही होता है उसके सामने आपको 1 नंबर देना है, गलत के सामने 0 देना है, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको यह बताना है कि आपके 10 में से कितने नंबर आए। देखिए, आपको देखने में ये 10 प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन इतनी डिटेल में आपको जानकारी देंगे कि ये जो 10 प्रश्न हैं वो आपके 40 प्रश्न के बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ नए प्रश्न, कुछ विशेष प्रश्न जो आप देखने में जो सरल लगते हैं लेकिन परीक्षा में आप उन्हें गलत करके आते हैं, कहां पर कंफ्यूज होते हैं, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन मुद्रा है, यानी कि गुप्त काल में कौन सी मुद्रा इनमें से चला करती थी, कौन सी मुद्रा को यूज में लाया जाता था। सोने की ऐसी कौन सी मुद्रा है जो गुप्तकालीन मुद्रा है। ऑप्शन ए है निस्क, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है दीनार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है असरफी। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी मुद्रा है जो गुप्त काल में चला करती थी। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर सी, यानी कि दीनार जो है वो गुप्तकालीन मुद्रा है। चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी दे देते हैं। देखिए, तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। तो 2 प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। जो स्वर्ण मुद्रा थी उसे दीनार कहा जाता था, और जो लोग दैनिक मतलब कि डेली यूज में जैसे अपन पैसे का इस्तेमाल करते हैं ना, रुपए पैसे का, वैसे वहां पर कौड़ियों का यूज किया जाता था। ठीक है, गुप्त शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के बिहार से, बंगाल से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और उड़ीसा में, इन जगह पर जो है गुप्तकालीन सिक्के पाए गए हैं। तो 3 से 4 प्रश्न जो है आपके इसी एक प्रश्न में क्लियर हो गए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए, तो ये आपका एमपी हिस्ट्री से प्रश्न है, ककनमठ शिव मंदिर के लिए जाना जाने वाला सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है। इसके ऊपर तो हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, आपको वीडियो और एनिमेशन के माध्यम से हमने दिखाया भी था कि इसकी असली कहानी क्या है, इसको किसने बनवाया था और क्या क्या इसके साथ में हुआ था। इस मंदिर के साथ में मुगलों ने आक्रमण किया लेकिन इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। ये सारी चीज़ें आपको हमने एक शॉर्ट वीडियो बना करके दिखाया है। देखिए, हाँ, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि जो हमने शॉर्ट वीडियो की सीरीज चालू की है जिसमें मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों को हम बाकायदा फोटो और एनिमेशन के माध्यम से 1 मिनट की वीडियो में बताते हैं, तो वो वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है। इससे पहले हमने आपको महाराणा प्रताप के बारे में भी बताया था। ठीक है, उसके बाद कल हमने असीरगढ़ के किले के बारे में आपको कुछ जानकारी दी, उससे पहले हमने असरफी महल के बारे में आपको कुछ जानकारी दी थी। तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देते हैं जिससे कि वो चीज़ें आप कभी भी नहीं भूलते हैं। कुछ ऐसी जानकारियां जो आपको नहीं पता है, इसके लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो सीरीज चालू की है जिसमें हम मतलब कि विशेष जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देखिए, 1 मिनट के अंदर हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे देते हैं जो आपके दिमाग में छप जाती है और आप उन प्रश्नों को कभी भी गलत नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ही बताना है कि आपने वो वीडियो देखी है या फिर नहीं देखी है। कल हमने असीरगढ़ के किले की वीडियो अपलोड की है, जाकर के जरूर देखिएगा। और आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है इसके बारे में भी आपको अपना फीडबैक देना है। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, तो ककनमठ की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मुरैना, ऑप्शन बी है शिवपुरी, ऑप्शन सी है श्योपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ग्वालियर। तो बताइए इनमें से किस स्थान पर ककनमठ मंदिर स्थित है। आइए देख लेते हैं। तो सही आंसर ए, यानी कि मुरैना जिले में ककनमठ मंदिर जो है स्थित है। आइए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था। देखिए, तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित सिंहोनिया अपने ककनमठ के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 11वीं शताब्दी में कछवाहा वंश की राजधानी रहे सिंहोनिया में कछवाहा राजा कीर्तिराज के द्वारा शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और हमने आपको यह भी बताया था कि यहाँ पर एक लोक कथा प्रचलित है कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो भूतों ने किया है। ठीक है, मतलब कि कोई यहाँ पर जोड़ नहीं लगा हुआ है, कोई सीमेंट या फिर कोई रेत का कोई जोड़ नहीं लगा हुआ है, पत्थरों के ऊपर पत्थर रख करके जो है ये मंदिर तैयार कर दिया गया है। इसके ऊपर जो हमने वीडियो आपको दिखाई है उस वीडियो में हमने पूरे मंदिर को आपको बाकायदा दिखाया है। वीडियो जाकर
करके जरूर देखिएगा, चैनल के अंदर आप विजिट करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा, पूरी कहानी भी हमने इसकी बताई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए, तो खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? और ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि ये मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है। स्पेशली जो एमपी के मंदिर है, एमपी में बहुत सारे मंदिर हैं और मंदिर आपकी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं, और किस भगवान को समर्पित है ये भी जरूर पूछा जाता है। ऑप्शन है विष्णु को, ऑप्शन बी है शिव को, ऑप्शन सी है सूर्य को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पार्वती को। तो बताइए जो खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि शिव को समर्पित है मतंगेश्वर मंदिर। चलिए आपको इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण संभवतः राजा धंग के काल में हुआ था। ठीक है, इस मंदिरों का निर्माण की जो शैली है वो नागर शैली में है। तो आपसे शैली भी पूछ सकते हैं कि जो यहाँ का मतंगेश्वर मंदिर है वो किस शैली पर बना हुआ है, तो याद रखना है आपको, नागर शैली में मतंगेश्वर मंदिर बना हुआ है। निर्माण किसने करवाया था? तो राजा धंग ने जो है इसका निर्माण करवाया था। किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। ठीक है, तो 3 से 4 प्रश्न आपके इस एक प्रश्न में भी क्लियर हो गया। वही हमने आपसे कहा है, आपको देखने में ये 10 प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन कम से कम आपके 40 से 50 जो फैक्ट वाले प्रश्न होते हैं वो आपके यहां से क्लियर होते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो इस बार आपसे कुछ इस तरह की पुस्तकें पूछी जाएंगी। पंच सिद्धांतिका किसकी पुस्तक का नाम है? यूपीएससी का यह प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है वराहमिहिर, ऑप्शन बी है विशाखदत्त, ऑप्शन सी है बाणभट्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चरक। देखिए, अभी आपसे बहुत नॉर्मल सी किताबें पूछ ली जाती थी, कादम्बरी किसकी किताब का नाम है, गबन गोदान किसके उपन्यास है, बड़े आसान से प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब जो कॉम्पिटिशन का लेवल है वो थोड़ा ऊपर हो गया है। ठीक है, तो इतिहास से भी आपको अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे, अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बताइए पंच सिद्धांतिका किसकी पुस्तक का नाम है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि वराहमिहिर की पुस्तक का नाम पंच सिद्धांतिका है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं और बाकी के ऑप्शन के बारे में भी आपको कुछ बता देते हैं। देखिए, तो पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर की पुस्तक है। यह पुस्तक यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। तो यूनानी जो ज्योतिर्विद्या है उस पर आधारित है ये कौन सी किताब? पंच सिद्धांतिका। चलिए बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो विशाखदत्त की बात कर लेते हैं। तो विशाखदत्त की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखदत्त की रचना है। चरक की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम चरक संहिता है, और कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट की पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो चारों प्रश्न आपके यहाँ पर एक ही प्रश्न में क्लियर हो गए हैं। चारों जो ऑप्शन थे उनकी कौन कौन सी किताबें हैं वो भी आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 5, पंजाब के अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को याद करने में कि पंजाब के अमृतसर शहर को किसने स्थापित किया था, वहां का तालाब किसने बनवाया था। तो आइए आज आपका ये कंफ्यूजन खत्म कर देते हैं। देखिए, ऑप्शन ए है गुरु नानक, ऑप्शन बी है गुरु अंगद, ऑप्शन सी है गुरु तेग बहादुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गुरु रामदास। चलिए आंसर देख लेते हैं कि अमृतसर नगर को किसने बसाया था। देखिए, सही आंसर इसका डी, यानी कि गुरु रामदास ने जो है अमृतसर नगर को बसाया था। अब याद कैसे करेंगे आइए आपको बताते हैं। देखिए, तो चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन दान में दी थी। ठीक है, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। ठीक है, उनको प्रदान की गई इसी भूमि पर अमृतसर नगर बसा। ठीक है, अब देखिए, पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया था। तो आप यहां से इसको की पॉइंट बना सकते हैं कि जो अमृतसर नगर है इसको सबसे पहले क्या नाम दिया गया था? रामदासपुर नाम दिया गया था, यानी कि गुरु रामदास ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए रामदासपुर नाम दिया गया था। लेकिन फिर बाद में तालाब जो है उस तालाब का नाम था अमृत शेष शाही तालाब। तो इसी तालाब के नाम पर इस नगर का नाम भी बदल दिया गया, और इस नगर का नाम क्या रख दिया गया? अमृतसर जो है इस नगर का नाम रख दिया गया। ठीक है, तो आप यहां से ऐसे कंफ्यूजन को अपना दूर कर सकते हैं। पहले रामदासपुर नाम रखा जाना था, लेकिन बाद में अमृत तालाब के ऊपर इसका नाम अमृतसर रख दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें कहां पर देखने को मिलता है? कौन सी इमारत में देखने को मिलता है हिंदू और ईरानी वास्तुकला का? ऑप्शन ए है ताजमहल में, ऑप्शन बी है लाल किले में, ऑप्शन सी है पंचमहल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी है शेरशाह के मकबरे में। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि ताजमहल में हमको हिंदू और ईरानी वास्तुकला का विस्तृत उदाहरण देखने को मिलता है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनर एवं इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को एकत्र किया था। यानी 3 जगह से इंजीनियर आए हुए थे। कहाँ कहाँ से? तो एक तो भारत के ही थे, फिर ईरान से भी उसने इंजीनियरों को मंगवाया था, और एशिया से भी उसने कई वास्तुकारों को बुलाया था। ठीक है,
ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। अब जो लोग जहाँ से आएंगे वो यही चाहेंगे कि अपनी यहाँ की जो भी उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है उसको इसमें सम्मिलित किया जाए। तो भारत के लोगों ने अपनी यहाँ पर सम्मिलित की कृतियाँ, और इसके बाद ईरान से जो लोग आए थे वो उन्होंने अपनी वास्तुकला को सम्मिलित किया, और जो मध्य एशिया से लोग आए थे उन्होंने मध्य एशिया की वास्तुकला को सम्मिलित किया। तो तीनों वास्तुकलाओं से मिलकर के आपका ताजमहल का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदू, ईरानी और मध्य एशिया की जो वास्तुकला है वो तीनों का समन्वय कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ताजमहल में हमको देखने को मिलता है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा जगह पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो ये आपका एमपी हिस्ट्री का प्रश्न है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहां पर स्थित है? दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में या फिर ग्वालियर में? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका है, यानी कि दतिया में जो है वो गोविंद महल स्थित है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस महल के बारे में, और कुछ स्टैटिक जानकारी देते हैं जो आपसे परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। देखिए, तो गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 17 मंजिला महल है। याद रखिएगा, 17 मंजिल का यह महल है। क्या नाम है? गोविंद महल इस महल का नाम है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह जो देव हैं इनके द्वारा करवाया गया था, और पत्थरों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह बुंदेला कला का उत्तम वास्तुकला का उदाहरण है। यानी बुंदेला काल में जो वास्तुकला थी उसका सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ पर देखने को मिलता है? तो दतिया में जो गोविंद महल है, 17 मंजिला यह महल है, वहाँ पर आपको बुंदेला वास्तुकला की जो है झलक देखने को मिलती है। साथ ही साथ में आपको ये भी याद रखना है कि पीताम्बरा पीठ का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के दतिया नामक स्थान पर ही स्थित है। और इससे संबंधित जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं वो हम डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में लेकर के आते हैं। अभी हाल ही में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने यहाँ पर गरीबों में खाद्य सामग्री वितरित की है। कल या परसों वाली एमपी करंट अफेयर की वीडियो में हमने आपको ये सारी जानकारी दी हुई थी। ठीक है, तो हर एक आयाम को कवर करके चलना, एक भी प्रश्न जो है अपना गलत नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए, तो प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर की बात कर लेते हैं, एक मिनट। तो सही आंसर इसका डी, यानी कि औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। कैसे? देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को, तथा दूसरा राज्याभिषेक खजवा एवं देवराई के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद दिल्ली में ही 15 जून 1659 को हुआ था। ठीक है, तो 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। कब कब हुआ था वो भी हमने आपको बता दिया। दूसरी बार जब उसने खजवा और देवराई का युद्ध जीता था तब उसने दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। अब देखिए किस नाम से ये जो है मुगल बादशाह बना था, कि क्या इसने टाइटल लिया था? तो टाइटल कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो आइए आपको बता देते हैं कि किस टाइटल से ये जो है मुगल बादशाह बना था। देखिए, तो औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण करके मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ था। तो याद रखिएगा टाइटल क्या है? औरंगजेब जो है वो बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी, इस नाम से जो है मुगल बादशाह के शासन पर आसीन हुआ था। तो ये टाइटल जरूर याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए, तो प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? यानी कि मुगल सेना का चिकित्सक कौन था? और ऐसे प्रश्न जो है वो आपके व्यापम के एग्जाम में कुछ ऐसे ही प्रश्नों को पूछा जाता है। और अब जो है ये प्रश्न आपका एमपीपीएससी भी कवर करेगी, एनटीपीसी रेलवे भी कवर करेगा, क्योंकि कुछ अलग टाइप के प्रश्न होते हैं जो कॉम्पिटिशन लेवल को बढ़ा देते हैं। उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पर जो है लेकर के आए हैं आपके लिए। तो कौन ऐसा था जो मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में कार्य करता था? ऑप्शन ए है बर्नियर, ऑप्शन बी है करेरी, ऑप्शन सी है मनुची, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं कि मुगल काल में जो है चिकित्सक का रोल कौन यहाँ पर अदा करता था। देखिए सही आंसर है सी, यानी कि मनुची जो है वो मुगल जो सेना है उसमें चिकित्सक का कार्य करता था। चलिए मनुची के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो निकोलाओ मनुची 1653 से 1708 तक रहा। मुगल बादशाह सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। वह एक इतालवी यात्री था। इसने भारत आकर के दारा सिकों की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की। सबसे पहले ये दारा सिकों की सेना में आया और तोपची के रूप में जो है इसने नौकरी करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, 1659 में दारा सिकों की मृत्यु के बाद उसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया। 1659 में क्या हुआ, दारा सिकों की मृत्यु हो गई। उसके बाद इसने जो है अपनी डॉक्टरी चालू कर दी। ठीक है, मतलब कि एक तरह से झोला छाप डॉक्टर बन गया। किसी को कुछ लग जाता था तो पट्टी मरहम पट्टी लेकर के पहुंच जाता, लाओ भाई मैं बांध दूं। तो फिर क्या हुआ, इस पर जो है मुगल सेनापति की जो है निगाह पड़ी और उसने जो है इन्हें एक मतलब डॉक्टर के रूप में स्थापित कर दिया कि भाई अब तुम एक काम करो, तुम डॉक्टर ही बन जाओ हमारी सेना के। डॉक्टर की वैसे भी हमारी सेना में बहुत कमी है। ठीक है, तो तोपची की नौकरी छोड़ करके डॉक्टर बन गया। ठीक है, मतलब यार इंजीनियर से डॉक्टर बन गया, देख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए,
तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन है 1191 में, ऑप्शन बी है 1192 में, ऑप्शन सी है 1526 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1761 में। तो बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? आइए देख लेते हैं आंसर। सही आंसर है डी, यानी कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं, देखिए। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिवराव भाऊ मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे। एक बार व्यापम में यह प्रश्न पूछा गया था कि जो है 1761 के युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा सदाशिवराव भाऊ जो है वो मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराम पंडित के शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए एक प्रलयंकारी सिद्ध हुआ। काशीराम पंडित जी ये कहते हैं कि जो 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा हानि हुई थी मराठों की, और यह एक प्रलयंकारी जो है युद्ध साबित हुआ मराठों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज की बात कर लेते हैं। तो आज हमने सुबह 7:30 बजे 20 मई करंट अफेयर के नाम से एक वीडियो अपलोड की है। हम मैं आपसे बार बार कहता हूं करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी हर एक यूनिट को कवर करती है। यानी कि जितने भी करंट के टॉपिक आपके आते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स हो, ई गवर्नेंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो पूरी यूनिट 9 को कवर करती है। साथ ही साथ में आपका यूनिट 8 जो होता है, जिसमें आपसे समसामयिक घटना संग्रह वगैरह पूछी जाती है, उसको कवर करती है। और एमपी जीके के जो करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं उनको भी कवर करती है। यानी कि हम इस वीडियो में करंट अफेयर के 10 प्रश्न लेकर के आते हैं, एमपी करंट के 5 प्रश्न, स्टैटिक जीके के 5 प्रश्न और रिवीजन वाले 5 प्रश्न हम इसमें लेकर के आते हैं। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं आपका यूनिट 8 जो है और जो करंट अफेयर अन्य परीक्षाओं के लिए है, वो सारी करंट अफेयर आपकी यहां पर एक ही वीडियो में कवर हो जाती है। ये सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में दी जाती हैं, विद फोटो विद एनिमेशन के साथ में। ये वीडियो अलग है, इसमें हम स्क्रीन रिकॉर्ड करके पढ़ाते हैं, और उसमें जो है बाकायदा फोटो और एनिमेशन के साथ में वो वीडियो हम लेकर के आते हैं रोज सुबह 7:30 बजे। आज भी हमने अपलोड की है, जाकर के जरूर देखिएगा। आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है वो वीडियो। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसे लगा? ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में कल सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।